आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 28वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफा खोरी। जिस तरह नेकी की बहुत सी किस्में होती हैं, इस तरह बदी की भी बहुत सी किस्में होती हैं। कुछ बुराइयाँ ऐसी होती हैं जिसका ताल्लुक़ महज सिर्फ फ़र्ज से होता है, लेकिन कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो पूरे माशरे पर नज़रअंदाज होती हैं। अगर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी की बात करें तो ये वो बुराई है जो पूरे माशरे पर नज़रअंदाज होती है, जिसके असरात पूरे माशरे पर पड़ते हैं और जो हमारे माशरे की बुनियादों को कमज़ोर करती जा रही है। देखने में आ रहा है कि आजकल ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही है और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें ये कुछ ज़्यादा ही नज़र आती है। जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला का क्या अज़ाब है, आज के नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन साहब, मुफ्ती मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शरीफ भाई। हमारे आज के मेहमान आमिर नवाज़ वड़ाई साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो हम आमिर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि इलेक्शन अभी इन्होंने जीते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। आमिर भाई, आप मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के सबसे कम उम्र प्रेसिडेंट होंगे जो कराची बार में आए होंगे। वन ऑफ द यंगेस्ट, पहली बार ऐसा हुआ है। आमिर भाई, माशाल्लाह, अगर हम ये देखते हैं कि इस वक्त वकालत के हवाले से हम बात करें आपकी, तो आप पहले जनरल सेक्रेटरी थे, अब आप प्रेसिडेंट हुए हैं। जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। अभी आगे क्या प्लान्स हैं आपके, ख़ास तौर पर वकला बरादरी को लेकर? लेकिन जो हमारे दो मेजर प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से एक जो मेजर प्रोजेक्ट था वो रेलेवेंट टू दी हॉस्पिटल था। हम जो फर्स्ट एवर लॉयर्स फैमिली हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जिसमें पे एक जगह हमने, जो हमारे पास एक क्लब की जगह थी, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम बनाने जा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ हैं अभी और कुछ मामलात हैं जिनको हम देख रहे हैं। मीनवाइल हम एक और जगह भी देख रहे हैं कि अगर वो जगह पे हम नहीं कर पाते हैं तो दूसरी जगह पे हम उसको करें। तो हॉस्पिटल मेरे ख्याल से किसी भी वेलफेयर के काम में जो बेसिक नीड है वो हॉस्पिटल वन ऑफ दैट है, क्योंकि जो हमारे मुतवस्सित, जो हमारी तरह के, हम जो लोअर मिडिल क्लास कह लें, मिडिल क्लास कह लें, जो हम लोग हैं, या पुअर क्लास के लोग हैं जो हम लोग हैं, तो हम जो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन के वहाँ के एक्सपेंडिचर्स बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो तो 3 से 4 दिन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम मूव होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ। और अगर आपके पास आपकी हेल्थ के लिए एक अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद है तो डेफ़िनेटली जो वकीला होंगे, जो उनके फैमिली मेम्बर से रेलेवेंट उनकी जो भी कंसर्न्स होंगे, वो थोड़ा रिलैक्स हो रहेंगे। उनको ये पता होगा कि हमारा अपना हॉस्पिटल है और उस पर हम करेंगे, वर्क कर रहे हैं। फिर एक हमारा जो काम था वो रेलेवेंट टू दी जो यंगस्टर्स थे, उनकी रिटेनरशिप से रेलेवेंट था कि उनको जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो बाउंड हैं कि वो एक वकील लाजमी जो है वो हायर करें या इंगेज करें अपने साथ। तो उससे रेलेवेंट हमने एक सीपी फ़ाइल की है और आज भी उसकी हेयरिंग थी, और अब वो जो है उसमें 18 तारीख हुई है और कोर्ट ने बुलाया है उन लोगों को जो भी SCCP वाले हैं कि वो डिटेल्स लेके आएँ कि इस टाइम पाकिस्तान में 10,000 प्लस कंपनीज़ हैं जो इस टाइम वर्किंग पोजीशन में। तो उनसे वो ये देखना चाह रहे हैं कि कितनों ने लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया और कितनों ने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया डेफिनेटली कोर्ट उनको डायरेक्शन देगी, इन केस वो नहीं करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जाएगा जो लीगल होगा एज़ पर लॉ। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे, स्पेशली उनको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। और फिर जो सीनियर वकील हैं जो इस टाइम पे थोड़े ओल्ड हो गए हैं, तो उन एज वाइज और वो उस लेवल पे वर्क नहीं कर पा रहे होंगे, तो इस सूरत हाल में जो उनसे हम इस एंगल पे भी उनकी जो है वर्क कर रहे हैं ताकि उनको हम फाइनेंशियली भी मजबूत कर सकें। इसके अलावा एक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रेलेवेंट टू दी लॉयर्स सोसाइटी है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कुछ ज़मीन लें और वहाँ पे वकला के घर, जो भी प्लॉट्स वगैरह उनको दें। ये उनकी बेसिक नीड्स हैं। सही है। जब
देखें, जब वकला जाएंगे कोर्ट में, जितनी अच्छी उनको फैसिलिटीज़ होंगी, जितना वो अपन फाइनेंशियली या साइकोलॉजिकली रिलैक्स होंगे, उनको पता होगा कि हमारे पास घर की जगह है, हमारे पास हमारा हॉस्पिटल है, फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट हो रही है, तो वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो लोगों को जस्टिस डिस्पेंस करना होगा, वो अच्छे से अच्छा होगा। उसके अलावा हमने काफ़ी काम किए हैं इसी टाइम पीरियड के दौरान, जैसे रेलेवेंट टू दी मेंटेनेंस ऑफ द बार। हमारे बार्स की जो हालत थी बार रूम्स की, वो काफ़ी पैथेटिक हो चुकी थी। अभी हमने 2 बार्स को, एक हमारा ईदी बार है, उसकी रेनोवेशन पूरी कराई, पूरा सोफ़े वगैरह से। अच्छा आमिर भाई, जैसे आपने मुझे हॉस्पिटल की बात की और रहने की सोसाइटी की बात की, तो वकला बरादरी तो कब से काम कर रही है, तो इससे पहले कभी किसी ने इस पे वर्क नहीं किया? क्योंकि ये तो एक बड़ी अहम चीज़ है और ये चीज़ अभी तक इतने अरसे में क्यों नहीं हुई? देखिए, हॉस्पिटल के एंगल पे एज सच वर्क नहीं हुआ था। अब हम भी वर्क कर रहे हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि फिर वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स आ जाती है। वो बोलते हैं कि भाई ये कल के बच्चे हैं, ये अगर हॉस्पिटल बना देंगे तो हम कहाँ खड़े लेकिन होंगे। ये तो आमिर भाई सही। सबके फायदे के अब लिए ना, उसमें लेकिन कौन सा कोई देखिए, हमारी हो जाएगा? बदकिस्मती ये है कि यहाँ लोग पॉजिटिव काम को पॉजिटिव भी नहीं करने देते ना। वो ये उसको भी सियासत की नज़र करने की कोशिश गलत करते चीज़ हैं। है बड़ी। सही है। बाकी सोसाइटी, कुछ ज़मीन हमें मिली थी, हाई कोर्ट को भी मिली थी, कराची बार को भी मिली थी, लेकिन वो आज से 23 साल 24 साल पहले मिली थी। अब जो है यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं, अब मेंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, तो अब इस लिहाज से हमें मज़ीद फ़र्दर वो चाहिए होगा, ताकि हम उन लोगों को जो वकलाएँ उनको एकोमोडेट कर सकें, उनके लिए हम अपना बेस्ट दे अच्छा आमिर सकें। भाई, जैसे अब माशाल्लाह आप इलेक्ट हुए हैं और अब आप काम करना चाह रहे हैं, अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स की जो बात आती है, ये तो फिर सबका नुकसान कर रही है ना, पूरी वकला बरादरी को अगर देखा जाए तो ये तो फिर पूरी वकला बरादरी, जहाँ वकला लोगों को इंसाफ दिलाते फिर रहे हैं, उन बेचारों के पास अपने हॉस्पिटल नहीं है। सर, ये अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, बट ये हमारी बदकिस्मती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि ना हमने काम करना है, ना काम करने देना है। अब ये चीज़ है ना, तो देखें आपके इतने सारे हमारे यहाँ यंगस्टर्स को बड़ा शौक़ हो गया है ज़ाहिर वकालत के शोबे में आने में, बड़ा एक मौज़िब पेशा है और जो वकील सबको इंसाफ दिलाते फिरते हैं, हम देखते हैं कि इंसाफ के लिए या तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाते, तो अदालत का दरवाज़ा तो आप खटखटाते, लेकिन दरवाजे के अंदर जो जाने का रास्ता है वो वकील होता है, तो वो आपको वहाँ लेके जाता है, इंसाफ दिलाता है। और ये चीज़ मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई कि अब तक उनके लिए अस्पताल नहीं है, तो ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और इंटरनल पॉलिटिक्स जी एक तरफ करें, क्योंकि ये आपसी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। अगर किसी का भला हो रहा है, चाहे वो आपका हो चाहे वो इनका हो, तो किसी अब हमारे वकील भाई का रहे ना, तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और हम दुआ करते हैं कि हॉस्पिटल भी बने और जो इस तरह की सोसाइटीज़ हैं वो भी कायम हो, ताकि यहाँ पर जब इनको सुकून मिलेगा तो हमें अदालत में वो परफॉर्मेंस नज़र आएगी। अब हम चलते हैं मारवी के पास। अस्सलाम वालेकुम मारवी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मारवी आप? ठीक, बिल्कुल खैरियत। आप सुने, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आज क्या पका रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं मलाई चिकन बोटी। अरे वाह, मलाई चिकन बोटी। तो मलाई चिकन बोटी एक तो बनती है सीख पे, आप बना रही ये देगची हम में? पॉट में बनाएंगे अच्छा, और बहुत पॉट। ही इजीली बन जाएगी। लोग बाहर जाते हैं खाने के लिए, बट ये बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकते हैं। अरे वाह, ये इन्होंने बड़ा तो अच्छा तरीका इसके लिए बताया। हम यूज़ करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। ठीक है। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 ईयर से डालडा ने कभी भी अपनी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेहत और जायका साथ साथ। सेहत और जायका साथ साथ। अच्छा ये बताएं, मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी चिकन मलाई बोटी बना पॉट रहे हैं। में कैसे तैयार होती है? इसमें हम चिकन ले लेंगे, बहुत इजीली बन जाती है। चिकन ले लेंगे, उसमें हम योगर्ट और सारे मसाले, सॉल्ट, पेपर, ग्रीन चिलीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट और कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर सब डाल के मिक्स करके, उसके बाद ऑयल लेके, डालडा कुकिंग ऑयल, उसको हम पॉट में डाल देंगे और उसको कवर कर लेंगे और उसमें पपाया पेस्ट डाल देंगे, जिससे वो बहुत ही उसका क्रीमी और मलाई जैसा टेक्सचर आ जाएगा। और ये कितनी देर में तैयार हो जाती है? ये अगर हम चिकन यूज़ कर रहे हैं तो ये विदिन 30 मिनट्स रेडी हो जाएगी। वही टेस्ट होता है? वही टेस्ट होगा, उससे भी ज़्यादा मज़े का और हेल्दी टेस्ट हाँ, होगा। क्योंकि देखिए आप अंगीठी लाते हैं, उसके बाद सीखें लाते हैं, उसके बाद कोयला जलाते हैं, तो बड़ा टाइम लगता है। तो पॉट के अंदर आप ये आसानी से तैयार कर सकते हैं और हमारी जो चीज़ें बताती हैं ना वो 100% बिल्कुल सही होती हैं। तो बिल्कुल इस तरह आप अपने घर में चिकन मलाई बोटी बना सकते हैं। हमारी एक और मेहमान इस वक्त हमारी नशिस्त पे आ चुकी हैं, पहले भी हमारी नशिस्तों पे आई हैं। बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हैं। इसके अलावा आपने इनके आवाज़ बहुत से ड्रामों की OST में सुनी होगी। बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा, क्या हो रहा है रमज़ानों में आजकल? अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं, कैसे गुजरे आपके रमज़ान? रमज़ान में जो सबकी मसरूफ़ियात होती हैं उसी तरह मेरी भी मसरूफ़ियात इस हवाले से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि
टाइम का जैसे पता ही नहीं चला। एक तो मेरे छोटे साहबजादे हैं, वो 9 मंथ्स के हैं, उसके साथ साथ मेरी माशाल्लाह। जॉब, प्लस ये कि रमज़ान में आपको पता है सहरी इफ्तारी का जो है तमाम हर सारी ख़वातीन करती हैं, तो डेफ़िनेटली अगर आप वर्किंग वेमेन भी हैं तो आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना, मैं समझती हूँ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी यही कोशिश होती है कि काम के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है मैनेज कर सकूं। सहरी इफ्तारी का एहतमाम जैसे पिछले रमज़ानों में चल रहा था, इस बार भी हुआ, लेकिन मसरूफ़ियत इस हवाले से बढ़ गई है कि अच्छा अब माशाल्लाह, छोटों के क्योंकि साथ आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और अभी आपको माशाल्लाह 9 मंथ्स का आपका बेबी भी है, तो वो भी एक फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल, और बिल्कुल उसके ऐसे अलावा ही। आप OST भी हमें नज़र आती है, आपकी आवाज़ भी, तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज होती हैं? क्योंकि एक बच्चे को पालने में ही पूरा दिन निकल जाता है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है हर हवाले से। अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो आपको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, बट योर फैमिली शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। डेफिनेटली। आप उसके साथ साथ आपको जो है हर चीज़ को मैनेज करना है। अगर आपका पैशन प्रोफेशन, तो डेफ़िनेटली आपको टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। अगर आप ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को लेके चलते हैं तो आप सब कुछ अवेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके चलेंगे कि अगर हम अपने प्रोफेशन को, तो डेफ़िनेटली आप हर किसी भी चीज़ के साथ जस्टिस नहीं, और गिव योर 100%। जो भी काम आप करें जी उसमें अपना बिल्कुल दिल लगा 100% के। बिल्कुल दें, दिल लगा के करें। हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं जी हम ये टाइम पास में कर रहे हैं। टाइम पास कुछ नहीं होता जी, टाइम को ज़ाया करने क्या होता है, जो भी काम करें दिल लगा के करें। अच्छा बुशरा, क्योंकि आप ख़रीदारी भी करती होंगी, बिल्कुल। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा है जो नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है। हम देखते हैं मुनाफाखोरी, उसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये रमज़ान मुबारक का महीना आते ही आप कितना फ़र्क देखती हैं, चीज़ों में कितना फ़र्क नज़र आने लगता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसके बरक्स है चीज़ें। जबकि रमज़ान में मैं समझती हूँ कि चीज़ों की प्राइस, कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि डेफ़िनेटली रमज़ान में सबके अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं। हम अपने हवाले से नहीं सोच रहे, हम एक ऐसी फैमिली के हवाले से सोच रहे हैं जिसको अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी पूरी करनी है, प्लस रमज़ान में उनको अपने ज़ाहिर उनके अखराजात, और आपको पता है कि इन्फ्लेशन का दौर है, पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमें, मैं समझती हूँ हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, हमें लोगों पे रहम करना चाहिए। अच्छा, हम डर ही नहीं रहे ना, हम मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, जो कर रहा है वो डर नहीं रहा ना, वो कहता है बस ठीक है रमज़ान मुबारक का महीना आया है, इसी में सारा कमाना है, इसी में सब लेके जाना है। मैं समझती हूँ कि ये मुनाफा निकल जाता है दूसरी तरफ से, हाँ, कहीं ना कहीं बीमारियों कहीं में ना निकलता कहीं है। से निकल जाता है। अगर आप सिला रहमी का मामला नहीं करें तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला तो देख रहा है ना कि जो नाजायज़ तरीके से अगर पैसा कमाया जा रहा है, अगर उसमें भी उसमें नाजायज़ तरीका शामिल है, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपकी पकड़ ज़रूर करते हैं। आप थोड़ा मुनाफा कमा लें लेकिन जायज़ तरीके से कमाएं तो अल्लाह ताला उसी में आपके बरकत डालें, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपकी पकड़ ज़रूर होती है। और जो लोग अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना, तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला तो अब यही सबसे चीज़ बड़े है कि इंसाफ मैंने करेंगे। ऐसा देखा है कि लोगों के फिर कहीं और निकल रहे होते हैं। आजकल कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत हो रहा है, या तो वो ले जाते हैं भाई लूट लाट के, या फिर आपकी बीमारियों में निकल जाता है। और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, उसी में अगर आप ये सोचेंगे कि जी इसी में कमा लूँ तो ठीक है आप कर लें, लेकिन निकल जाएगा। आमिर भाई, इसके ऊपर एक कानून है, हम देखते हैं हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान, जो पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान प्राइस इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर रेट करते हैं, लेकिन आमिर भाई क्या कोई कानून में इतनी सख्ती नहीं है कि इनके अंदर डर बैठे, जो अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो ये क्राइम है, या अगर कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है उसके ऊपर भी कानून मौजूद है, लेकिन डर क्यों नहीं बैठता? असल में हमारे यहाँ पकड़ नहीं है और सिस्टम जो है वो अपनी जगह पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। वैसे तो इसका कानून है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, ये ऑर्डिनेंस है 2020 का, कोविड के दौर का। उस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरत पेश आई थी कि जो चीज़ें थी लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ कर रहे थे आर्टिकल्स, तो उस वक्त ये हुआ था। उसमें 3 साल तक की सज़ा है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है, और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जब तक उस पे हमारे दूसरे जो इम्प्लीमेंट करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने आप प्रॉपरली फोकस नहीं करेंगे, या वो ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे और एक अल्लाह की रज़ा के लिए या अपनी ड्यूटी प्रॉपरली वो अदा करेंगे, तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती है। अच्छा आमिर भाई, आप क्या समझते हैं
कि जब कोई केस अदालत में आता है या वकीलों के पास आता है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसे हम कह लें, उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अक्सर हम जब बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कह देते हैं कि जी वकील साहब ने छुड़वा लिया, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीछे से कुछ घुमा फिरा के लाता है कि केस को इतना वीक कर दो कि अदालत में जाके वो वैसी उसको बेल मिल जाए? देखें, ये जो केस है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, इसमें हमेशा जो कोर्ट होती है उसके पास एक रीज़नेबल ग्राउंड होता है, और आईओ के पास भी आसानी नहीं होती है उसको छोड़ने के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर किसी का 50 लाख का माल पकड़ा गया है, किसी का 1 करोड़ का, तो वो उस माल को डिसोन नहीं कर सकता। अगर डिसोन करेगा तो वैसे ही चले जाएगा, हाँ, वैसे और उसके वो हाथ से निकल फिर गया। उसको जो भी है ऑक्शन कर देगी गवर्नमेंट, उसी सेक्शन लॉ में है मौजूद कि वो उसको ऑक्शन कर दे। लेकिन अगर वो उनको पकड़ते हैं और उन पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब कोर्ट में लेके आता है, तो डेफिनेटली कोर्ट्स भी अपना जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। तो ये कोई इसमें इतनी जल्दी नहीं छूटने वाली बात। क्यों? अगर वो छोड़ेगा तो उसको वैसे ही नुकसान हो जाएगा, कहेगा मेरा माल ही नहीं, तो हाँ, अच्छा ठीक है जाओ जाओ। तो इसलिए इसमें हमारे लोग जो हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, वो प्रॉपरली कार्रवाई नहीं कर रहे। आपके सामने कितने आपने देखे होंगे केसेस के पकड़ा होगा। हाँ, ये आमिर भाई ने सही बात की कि जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ काम किया करता था, अब 3 साल तक मैंने ये काम किया, उसके बाद मैंने काम करना शायद छोड़ दिया कि समझ नहीं आता, बस ठीक है जाते हैं, हम साथ होते हैं तो ये जुर्माना कर देते हैं छोटा मोटा, बाद में वो भी क्या होता है हमें नहीं पता, वो मुंह से जुर्माना होता था, बाद में क्या कहानियाँ होती थी नहीं पता। लेकिन वाकई में ये जिनका काम है, अगर वो सही तरीके से सिर्फ रमज़ान के महीने में भी, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रमज़ान के महीने में भी कर लेना, तो बहुत सारी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ, उससे हमारी जान छूट सकती है। ने जो क्या था, मलाई बोटी, मलाई बोटी बनाई थी, वो जी काफ़ी तैयार हो चुकी है हमारी। अब क्या रह गया ये बताएं? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हम ऐड कर देंगे ऑल पर्स की क्रीम, जो कि इसको और भी क्रीमी और मज़ेदार सी बनाएगी। ऑल पर्स की क्रीम बहुत ही क्रीमी बनाती है सब खानों को, और आप ब्रेड पे भी लगा के ऑल पर्स की क्रीम खा सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा, क्रीम डालने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि ग्रेवी भी ज़्यादा बन जाती है, मतलब हाँ, क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, मज़े का क्रीमी टेक्सचर आया था जी, ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद रमज़ानों के बाद मारवी से थोड़ी क्लासेस दे लूँ, तो मारवी कितने टाइम में मुझे भी आ जाएगी कुकिंग अगर मैं करना चाहूँगा? वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप जितने टाइम में सीखना चाहें। मतलब कितना क्विक लर्नर हूँ मैं? आप बताएं। हाँ, मैं तेज़ क्विक लर्नर हूँ ज़रा। फिर आप सीख जाएंगे 1-2 महीने में। हाँ, इससे भी हमारी जान छूटे ना, जो अक्सर घर में ताने पड़ रहे होते हैं, हम खाना पकाते हैं, इससे भी हम चाहते हैं हमारी जान छूटे, हम सारे काम खुद करेंगे। अब वो कहते हैं ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तो हम कुकिंग भी खुद सीख लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कुकिंग सीखना। और वैसे भी कहते हैं कि मर्द ज़्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। बात हो रही है मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि अगर हम दूसरे ममालिक में देखते हैं, रमज़ान मुबारक आता है तो चीज़ों की कीमतें कम कर दी जाती हैं, डिस्काउंट ऑफर्स लग जाती हैं। हमारे यहाँ डबल ट्रिपल हो जाती हैं, फल नायाब हो जाते हैं, चीज़ें नायाब हो जाती हैं, ऐसा लगता है जी इससे पहले कभी थी नहीं, अचानक ही आई हैं। तो जो लोग ये अमल करते हैं, इनके लिए क्या अज़ाब है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि। शरीफ भाई, जो सवाल आपने किया कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मुनाफ़ाख़ोरी करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में बड़े वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। जो बुरे काम करे उनके साथ ताउन भी मत करो, उनका साथ भी मत दो, और उस काम में शामिल हाल भी ना हो। होता क्या है आज का जो माशरा है, होता ये है कि करप्शन हम कहते हैं बड़ा ही करता है, ऐसा नहीं है। करप्शन ठेले वाला भी कर रहा है, जिसको जितना मौका मिल रहा है, ठेले वाला भी कर रहा है, करप्शन आपका दुकानदार भी कर रहा है, जैसे जिसको मौका मिल रहा है वही बात वो कर रहा है। और रहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाली बात या मुनाफ़ाख़ोरी वाली बात, वो बड़ा ऑफिसर भी कर रहा है और जो ठेले में बेच रहा है वो भी मुनाफ़ाख़ोरी कर रहा है। असल बात ये कि अल्लाह ताला ने ख़ास ये फरमा दिया कि जब तुम गुनाह का काम देखो तो इसमें तुम्हें, आप देखते हैं जब गुनाह का काम होता है फ़ायदा नज़र आता है, इंसान लालच में आके वो अमल शुरू कर देता है। तो होता ये कि आप अगर एक रेट एक ठेले वाले रखें तो आप जितने भी रेट आप ठेले वाले के पास जाएंगे सबके पास वही रेट होगा। क्यों? क्योंकि सब बोलते हैं कि ये मुनाफा इतना लेता है, मैं क्यों कम लूँ। वो ये नहीं देख रहा कि अल्लाह क्या मुझे क्या जवाब देना है, वो ये नहीं देख रहा कि असल जो हुकूमत वक्त ने जो उसको जो मुनाफे का कहा है वो ये नहीं देख रहा, बल्कि वो आपस में तय कर लेते हैं और आपस में एक गुनाह के काबून में ताउन करते हैं। और कुरान फरमाए ऐसा काम मत करो। फिर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, हुजूर फरमाते हैं जिसने 40 रात खाने की अशिया में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की,
जो खाने की, चाहे फल हो, ये सब 40 रात इसने खाने की ज़ख़ीरी अंदोज़ी की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उससे बरी है और वो अल्लाह से बरी है, यानी अल्लाह ताला उससे अपनी नज़र रहमत दुनिया में भी हटा लेता है और आखिरत में भी हटा लेता है। यानी कि दुनिया में उस पर जो उसकी दुआएं वो कबूल नहीं होती, अल्लाह उसके माल में बरकत नहीं देता, उसके घर में अफराद में बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं, और जब मर जाता है तो रोज़े महशर अल्लाह रहमत उस पर नहीं फरमाता। अच्छा मोहसिन भाई, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम बात करते हैं ठेले वालों की, अभी हम थोड़ा नीचे उस पर बात कर रहे हैं, एक रेट फिक्स कर देते हैं और जो हुकूमत वक्त ने रेट कहा है वो उस पर नहीं चलते। लेकिन जब उनसे बात करो तो वो बोलते हैं कि हुकूमत वक्त सिर्फ लिस्ट की हद तक ये रेट लिखती है, जहाँ से हुकूमत वक्त हमें ये माल दे रही है वो भी हमें महंगा मिल रहा है, हम क्या करें? नहीं देखें, बात ये कि भले महंगा मिले तो तरीक़ेकार ये है कि हुकूमत वक्त ने ये मुनाफिक के साथ रेट दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो फिर उनमें कमेटियाँ होती हैं, वो तय करती हैं। आया अगर ऐसा है, लेकिन आप इजारादारी जिसे कहते हैं, अब जिसे या गुंडागर्दी जिसे कहते हैं, कुछ लोग खुद ठेले वाले मिलकर या कोई भी नीचे के तबके मिलकर मान लें आज हमने ये मुनाफा रखना है, तो अगर मिसाल के तौर पर वो अगर ले भी रहे हैं, पता है एक बंदे की जेब में, वो देखने वाले से पता लग जाता है कि वो क्या किसी पर रहम नहीं कर सकते, वो जान के भी नहीं करते। फिर याद रखिएगा, आज फिर वह बात है कि आप रमज़ान की दूसरी कौमों को देख लें, वो बाहर मुल्कों में कम कर देते हैं। हम कौन से ऐसे मुसलमान हैं कि अपने रमज़ान के सीज़न का महीना है, ये सीज़न कमाने का महीना नहीं, ये सीज़न इबादत करने का महीना है, ये सीज़न अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने का महीना है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीज़न बनाना है बिज़नेस को बनाने के लिए, अपने आप को तिजारत करने के लिए। याद रखिएगा, तिजारत करना इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन इस्लाम में वो तिजारत, मिसाल के तौर पे एक बहुत सिंपल मिसाल है, आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं और या फल भी ख़रीदने जाते हैं, एक लफ्ज़ मैं अक्सर ये सुनता हूँ और अभी मैं जब खरीदता हूँ, कसम खा के बोल वो कह रहा है खुदाई कसम मैं इसमें 1 रुपये मुनाफा नहीं ले रहा, हलाल पैसे हराम कर लिया, क्या फ़ायदा हुआ? तो भाई साहब बोल दो मैं इतना मुनाफा ले रहा हूँ, लेकिन आम तौर पे इतनी झूठ इसमें, और जिस माल में जिस काम में झूठ शामिल हो जाए, अल्लाह के फरमाते एक बंदा झूठ बोलता है यहाँ तक कि वो काज़िब लिख दिया जाता है, और फिर यहाँ तक कि काज़िब लिखने के बाद उसका ठिकाना जहन्नम बन जाता है। अब अक्सर देखेंगे ये जो लोग होते हैं इतने बड़े बड़े वावे ज़ोरों से चिल्ला रहे होते हैं और फिर सिर्फ झूठ ही झूठ नज़र आ रहा होता है। अच्छा, बात वही होती है कि उनसे भी, क्योंकि मैंने प्रोग्राम किया है तो मुझे पता है, वो ये कहते हैं कि जी हमें वहाँ से मिलता है, हमें यहाँ से मिलता है। अब जो भी इसके पीछे होता है, मैं किसी ठेले वाले की बात नहीं कर रहा, मैं मंडी में बैठे हुए उस आरती की बात नहीं कर रहा जो दे रहे हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, तो उसको नुकसान ही होना है। ये एक जो उसके जहन में होता है ना कि इस महीने हमने कमा लिया, वक्ती तौर पे आपको अपना अकाउंट लगता है जी भर गया है, लेकिन कब खाली होगा, कौन से महीने खाली होगा, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो कोशिश किया करें कि इस चीज़ से बचें। आमिर भाई, हमारे यहाँ आजकल एक बड़ा सिस्टम चल चुका है लोगों को डिफेम करने का। मैंने आपके बारे में कुछ लिख दिया बगैर तस्दीक किए, आपने मेरे बारे में कुछ लिख दिया, और उसके बाद हम कहते हैं कि हत्ता इज़्ज़त का दावा कर देंगे जी 2 करोड़ 2.5 करोड़। आमिर भाई, ये कभी किसी को मिलता है? इसका कोई फ़ायदा है या ऐसी बस दावे हुए जा रहे हैं, होना कुछ नहीं है? असल में बेसिकली जितने भी ये सोशल मीडिया के क्राइम है या साइबर क्राइम आप कह लें, ये प्रॉपरली FIA की जानिब से परसू नहीं हो रहे। सही कह रहे हैं आप। सही, आप अभी कंप्लेंट डाल दें और आपको 2 महीने तक उस कंप्लेंट का जवाब नहीं आएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा आमिर भाई। सही है, जब तक FIA इसको सीरियसली नहीं लेगी। एक बंदे के देखें, जैसे अगर किसी ने किसी के ख़िलाफ़ कुछ डेफेमेशन में लिख दिया है, सबसे पहले तो उनके पास एक ऐसी हेल्पलाइन हो जो वेरी फर्स्ट उसको डिलीट करे, उस ID को बंद करे। जब तक ये रिलीफ नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी। अब क्या होता है, वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते जा रहे हैं। FIA को अपनी मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, उसको इस मामले को सीरियसली लेना पड़ेगा और उसको इस पे अमल करना पड़ेगा। सही। अब रहा दूसरा पार्ट जो आप कह रहे हैं कि भाई उनको डेफेमेशन पे पैसे मिलते हैं या नहीं, डेफिनेटली उनको मिलते हैं अगर वो कोर्ट में जाएं। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कोर्ट पे, वो ग्रेविटी चेक करती है। हर ऑफेंस पे एक डिग्री होती है, कुछ डेफेमेशन एक्सट्रीम लेवल की होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं, कुछ मीडियम होती है, तो वो उसके मुताबिक कोर्ट फिर एनालाइज करती है कि भाई इसको कितना जुर्माना करना है, कितनी प्लेंटी होनी चाहिए। तो ये पोजीशन है, लेकिन हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि हमें हमारे यहाँ आज तक, आप यकीन माने ना,
हमारे यहाँ सोशल मीडिया ऐसा है कि अभी कोई आप बाहर उतरो, कोई भी आपके सामने ऐसे वीडियो बना के कह देगा ये बंदा ऐसा है, बिल्कुल फैल सही। जाएगा। आप कितने लोगों को बताओगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप कितने लोगों को बताओगे? ऐसा नहीं है। आपको अपना जो स्पेशली ये इसको बहुत सख्ती से कंट्रोल करने की FIA का ज़रूरत है। क्या करें हम FIA जाते हैं जी, दरवाजे के ऊपर पहले कहते हैं जी मोबाइल रख दो, सारी चीज़ें रख दो, अब अंदर हमें ले गए। अंदर ले आने के बाद बहुत ज़्यादा कोई आपकी सोर्स है तो आपकी उन्होंने एक कच्ची रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो लिख दी। हम किस तरह ये करें कि FIA हमारे मामले को सीरियस ले? थ्रू कोर्ट हम क्या कर सकते हैं? देखें, हमारे पास ऑप्शन है, हम उसमें 22A की एक एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं कि भाई ये जो सेशन जज के पास एक पावर होती है जस्टिस ऑफ पीस की एक्स ऑफिशियो, वो वहाँ फ़ाइल कर सकते हैं, हरासमेंट में फ़ाइल कर सकते हैं, उनकी नाअहली पे फ़ाइल कर सकते हैं कि भाई ये, या नॉन कोऑपरेशन पे फ़ाइल कर सकते हैं कि ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। उसके बाद कोर्ट उनको नोटिस इशू कर देती है, वो आ जाते हैं, फिर कोर्ट इस हिसाब से फिर देख उसको लेती है। उनको वो करना पड़ता है, परसू करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा हो रहा हो कि साइबर क्राइम FIA ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जो बहुत आती हैं। अच्छा, उनका रीज़न ये है कि हमारे पास इतने लोग नहीं हैं जितनी हमारे पास कंप्लेनें आती हैं। इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया पे अब क्या होता है कि एक चीज़ और लोग घबरा जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के ख़िलाफ़ कुछ आया है उसके पास, तो वो कहते हैं कि भाई आप या तो वो बंदा जिसने जनरेट किया है उसको लाओ, मतलब कि जिससे आपने ये रिसीव किया उसको लेके आओ, या आप अपना मोबाइल फ़ोन दे दो। हाँ, फॉरेंसिक कराना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो अवॉइड करते हैं, उनको ये होता है कि अब ये फोरेंसिक पे जाएगा, ये तो मैं अपने आप को ही वो बिला वजह उसमें और भी पता नहीं क्या क्या होगा। मतलब एक हर वी आर ह्यूमन, इट इज हाँ, एरर इन ह्यूमन, ज़ाहिर है हम वी personal हैव चीज़ें टू बी होती हैं, प्रैक्टिकल। personal सही है चीज़ें ना? होती हैं। आज के दौर में हर बंदे की अपनी पर्सनल होगी, बेशक अपने फैमिली मेम्बर से हो, किसी से भी हो, बिल्कुल। बट पीपल डोंट वांट टू शेयर दैट। इवन पर्सनल अपनी ज़ात से भी रेलेवेंट होती है, तो इस वजह से भी लोग अवॉइड करते हैं। दे हैव टू चेंज दिस प्रोसीजर कि भाई ये फोरेंसिक के चक्कर में नहीं जाएं। सही। अच्छा, और वो सारा मोबाइल नहीं रखें हाँ, उसका। सारा मलबा वो आप ही डाल देते हैं, या तो आप ले आओ बंदा या फिर आप मोबाइल दे जाओ। अच्छा, मोबाइल ये दे- टेक्निक्स हैं आमिर भाई, ये तो। अब मोबाइल देने से फिर मेजॉरिटी ऑफ लोग अवॉइड करते हैं, तो इसका भी वे आउट इनको करना पड़ेगा। वे आउट भी करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। कोर्ट के थ्रू जाकर आपकी FIR भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि ये कंप्लेंट्स हमारे पास भी बहुत आती हैं। हमारी फील्ड शोबिस के काफ़ी लोग हैं जो आते हैं, कहते हैं जी हमें एंटरटेन नहीं किया जा रहा, हाँ मिलवा दिया, हल्की फुल्की बातचीत कर ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप थ्रू कोर्ट FIA के दफ्तर जा सकते हैं। बुशरा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई नीचे ठेले वाले एक चीज़ों को फिक्स कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ कुछ इलाक़ों के भी इशूज़ हैं। इलाक़ों के इशूज़ ये हैं कि अगर हम चले जाते हैं सपोज़ डिफेंस में, तो वहाँ जो बंदा ठेला लगा रहा है वो उसको पता है कि ठीक है यहाँ जो बंदा आएगा ये इतनी बार्गेनिंग नहीं करेगा और मैं जो अमाउंट तय करूँगा वो उस पर ले लेगा। इसी तरह बहादराबाद हुआ, तारिक रोड हुआ, जो पॉश एरियाज़ हैं। उसके बाद जब हम थोड़े नीचे आते हैं तो उनके जो लगाने वाले होते हैं फ्रूट के या वेजिटेबल्स के, उनको पता है कि ये डिस्काउंट हो जाएगा। मंडी में ये इशू आ रहा होता है कि वो जो डिफेंस का फल वाला है वो उसी रेट पर उठा लेगा कि जिस पे बोलेंगे। तो ये थोड़ा आवाम का भी तरफ से आता है कि जी एक के पास पैसा है, वो कहता है ठीक है जितने बोल रहा है इतने दे दो। इससे इश्यूज आते हैं। देखिए, डिफरेंस तो सभी लोगों को लाना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर जाहिर सी बात है फिर वो एरियाज़ के अकॉर्डिंग अगर लोग बारगेनिंग नहीं करेंगे और नाजायज़ मुनाफा देंगे तो डेफिनेटली इससे जो है वो लोग जो मुनाफा नहीं कमा रहे तो वो ये कहेंगे कि जब वो इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं, वहाँ तो कोई इतनी बारगेनिंग, तो बल्कि वो तो शायद उस इलाके को छोड़ के भी ये फिर ऐसे इलाकों में चले जाए जहाँ पे मुनाफा हो रही जो है वो ज़्यादा हो रही है और आवाम भी जो है इस पे आवाज़ नहीं उठा रही। हमें सिर्फ सेल्फिश होकर नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम जो है उस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाएं। हमें और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके लिए हम वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस। किस तरह डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? हम जो है मतलब नाजायज़ मुनाफाखोरी के अगेंस्ट जाएं, हम नहीं उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है अपनी कंफर्ट जोन को ज़्यादा देखता है कि सही है ठीक है, कौन इतनी बार्गेनिंग, बस गाड़ी में से बैठे बैठे शीशा नीचे किया और ख़रीद लिया। हाँ, लेकिन इसमें वो बेचारे फल फरोश भी पिसते हैं जो नाजायज़ मुनाफा वो लेबल सबके ऊपर लग जाता है। कुछ हर देखिए 5 उंगलियां बराबर, बहुत से अच्छे भी होते हैं नो डाउट, ईमानदार लोग भी, तो इसमें वो सब उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि ये तो सारे ही एक जैसे हैं, सारे ही ऐसे हैं। अच्छा, खास तौर पे कराची के बारे में एक बात कही जाती है कि जी यहाँ के लोगों के पास बड़ा पैसा है, हमारे पास तो नहीं है, जबकि भाई
कराची के लोगों के पास बड़ा पैसा है कि अगर किसी से पूछो बोलते हैं जाएं आप रेस्टोरेंट देखें हर वक्त भरे हुए होते हैं, बाज़ार भरे हुए होते हैं, अभी ईद के दिन है तो बड़े भरे हुए होंगे, गुर्बत कहाँ है, मईशत का रोना कहाँ है, ये बात अक्सर लोग कहते हैं। देखें, अगर बाज़ार भरे पड़े हैं या फिर ऐसी जगहें होटल्स वगैरह, लेकिन बाज़ार में आप ये भी तो देखें लोग ख़रीदारी कर भी रहे हैं या नहीं। बस टाइम पास करना है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए होते हैं और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लोग ख़रीदार 10 शॉप्स विज़िट करेंगे लेकिन वो ख़रीदेंगे एज सच कुछ भी नहीं। मतलब एक रश लग रहा है कि बहुत रश है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट होता नहीं और है। बेचारे बच्चों को लेके रेस्टोरेंट्स जाते हैं, क्या लेंगे, आइसक्रीम खिला दी या कुछ। मतलब हम कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिल्कुल। जब तक हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते तो रश तो हर जगह लगा हुआ होगा। जहाँ पे अगर कोई और तो बंदर का तमाशा हो रहा होगा तो भी रश लग जाता वहाँ है। पे भी रश लग जाएगा। कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता ना हुआ है, खास्ता हो। वहाँ पे भी लोग रश लगा लेंगे, वीडियोस बना रहे होते हैं, तो रश तो हर जगह लगेगा। इससे हम ये नहीं कह सकते कि लोग एक्चुअली, ये तो कहते हैं ना कि अंदर का हाल तो इंसान ही। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी तस्वीरें लगा रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि जी कराची की आवाम के पास बड़ा पैसा है, हर जगह रश है। और वो बात सही है कि रश तो ज़ाहिर है हमारे पास एंटरटेनमेंट ही नहीं है। हम कहते हैं चलो ईद का दिन आओ बाज़ार घूम के आते हैं। पहले लोगों के हाथ में थैले हुआ करते थे, अब वो आप देखें थैले कहाँ हैं। और रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो बेचारे क्या खा लेते हैं क्या नहीं खा लेते। तो कोशिश किया करें वो लोग जो समझते हैं जी बड़ा पैसा है तो जितनी मुनाफाखोरी करनी है कर लो, जितनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी हो, इनके पास बड़ा पैसा है तो ऐसा भाई कुछ नहीं है। लोगों पे थोड़ा सा रहम खाएं, रमज़ान का महीना है, सब निकल जाना है और आपने जो है अपने अमाल लेके जाना है, बाकी तो आपने यहीं रह जाना है। बात हो रही है मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से। मुफ्ती मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, एक चीज़ तो ये आपने बता दिया कि जी मुनाफाखोरी है, चलें जी ठीक है, इतने की चीज़ है आपने इतने की दे दी, एक्स्ट्रा पैसे रख लिए। यही चीज़ क्या कपड़ों पर भी लागू होती है कि जी सपोज़ एक कपड़ा है वो 2000 उसकी प्राइस है और वो 15,000 20,000 का बिक रहा है, किसी का नाम लगा के, जी बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं जी हमारे नाम के पैसे हैं, तो क्या ये मुनाफाखोरी में आएगा? ठीक है, अच्छा, शरीयत लेने वाला और देने वाला दोनों राज़ी है, सही है? हाँ, ये अब जवाब आपको से आता है ये, लेकिन उर्फ़ आम में यही है कि शरई तौर पर अगर जो माल बेच रहा है और जो माल ख़रीद रहा है, मिसाल तौर अगर माशाल्लाह आपने 15 से 20 हज़ार का सूट पहना हुआ है, आप इसे अगर कहते हैं कि नहीं मेरे 50,000 रुपये का आप जो सूट जो है आपकी बुटीक है या आपका ब्रांड है वो दे रहे हैं, तो ख़रीदने वाला भी जो दे रहा है वो भी राज़ी और जो ख़रीद रहा है वो भी इस बात पर राज़ी कि बेचने वाले जो प्राइस बेचे मुझे कंफर्टेबल है। तो शरीयत ने इसको इजाज़त दी, आप मुनाफा ले सकते हैं, चाहे 2 लाख हो या 2.5 लाख हो, कितना ही मुनाफा हो उसको जायज़ करार दिया। अगर लेने वाला खुश है तो अपनी तबीयत के हिसाब से उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही तो वो ले सकता है। लेकिन हमें उर्फ़ आम में देखना चाहिए कि तुम्हारे इस अमल से कि दूसरे उर्फ़ आम में जो लोग हैं कि उनके साथ कोई ऐसा ना हो कि वो फिर हर एक को इसी तरीके से ट्रीट करे। यानी बेचने वाला जब ये ख़रीद सकता है दूसरा भी खरीद सकता है, तो फिर वो इग्नोरेंस ना हो दूसरों को कि भाई ठीक है उसके आपने देखे इन लोगों के फिर मखसूस ग्राहक बन जाते हैं, उनके पास मखसूस ही लोग आते हैं। लेकिन अल्लाह ने अगर आपको सलाहियत दी है, क़ुव्वत दी, तो आप उर्फ़ में इसको फैलाएं ना कि आपके अच्छे कपड़े बन रहे हैं तो हर नीचे तबके वाला ही पहने और ऊपर तबके वाला ही लेकिन पहने। बहुत से वो जो इस तरह के लोग होते हैं वो कहते हैं जी नीचे अगर तबके वाला पहनेगा तो हमारी क्लास गिर जाएगी, उनका जहन ही होता है। अच्छा, क्लास यहाँ गिर फिर जाएगी। आप आ जाएं, यहाँ पर फिर नीयत चेंज हो गई, ये है तकब्बुर। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अबतरी या बढ़तरी का सबूत लेकर आ रहे हैं कि भाई मैं अगर देखिए अच्छा दिखना कोई बुरी बात नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है, हसीन शे को पसंद फरमाता है। लेकिन अब ये हो गई कि आप हसीन दिख रहे हैं ठीक है, लेकिन हसीन के साथ आप ये सोचें कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन हूँ और ये सारे तो बेकार हैं, नाज़ुबिल्लाह फटका इन पर कुछ मामला ख़राब हैं, तो ये फिर तकब्बुर के और तकब्बुर के बारे में आपको पता है कितनी बड़ी ये गुनाह का काम है। बिल्कुल जी, ये चीज़ मैंने इस पर क्लियर कर दी कि हम पहले भी ज़ाहिर नशिस्तों में डिस्कस कर सकें कि अगर लेने वाला और देने वाला दोनों राज़ी हैं तो ठीक है। लेकिन बहुत से लोग ये होते हैं कि जी हमारा जो ब्रांड है वो सिर्फ अमीर पहन सकता है, तो वो फिर अगर आपके जहन में तकब्बुर है तो तकब्बुर के बारे में हम अपनी पहली नशिस्तों में बता चुके हैं। आमिर भाई माशाल्लाह अब आप प्रेसिडेंट हैं कराची बार के। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसे वकीलों में भी कुछ टेढ़े होते हैं। अगर कोई वकील किसी को तंग कर रहा हो, नाजायज़ तंग कर रहा हो, तो आप उस बंदे का साथ देंगे या कहेंगे नहीं भाई वकला बरादरी ने जो कह दिया सही? देखें, इस टाइम पे 2 पोजीशंस होती है। बीइंग बार प्रेसिडेंट, जब भी कोई मामला होता है हमारे पास आता है तो हम दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, उनको सुनते हैं, जो भी मामला होता है उनका जो हम अपने पार्ट पे एक अच्छा कर सकते हैं करते हैं। सेकंड थिंग होती है कि एक मैटर है वो कोर्ट में चले जाता है,
अब जब वो कोर्ट में चले गया है तो डेफिनेटली हम अपने मेंबर के साथ खड़े हुए हैं। वहाँ पे जज साहब ने डिसाइड करना है, जो भी राइट है रॉन्ग है उसका जो मेंबर का वर्जन होगा हम उसको देखेंगे। क्योंकि वहाँ पे फैसले के लिए हम नहीं होते, तो जो हम लीगली उसको सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं उसमें। अच्छा, अगर कोर्ट में नहीं गया हुआ और बाहर कोई वकील XYZ, जैसे हर फील्ड में मैंने बोला अच्छे बुरे लोग होते हैं, बाहर कोई वकील किसी के साथ नाजायज़ कर रहा है कुछ भी, पैसों के लेन देन में कुछ भी, और वो आप लोगों के पास आ जाता है कि सर हमारा ये मसला है और आप इस पर फैसला करें, तो फिर जस्टिस होता है या ये होता है कि नहीं भाई वकील है तो वकील है बस? काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं वो। करते हैं ये। तो ये भाई ये लोग सुन लें, क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास आ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बस अगर आपके यहाँ कोई नाजायज़ कर रहा है। अगर आप वाकई में जायज़ हैं, अब ये नहीं कि आप भी झूठी कंप्लेनें लगा लगे, अगर आप जायज़ हैं तो आप जाके बिल्कुल अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। और अब तो ज़ाहिर है यंग प्रेसिडेंट आ गए तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये अच्छी बात है। और हम बिल्कुल चाहेंगे अगर आपके साथ कोई नाजायज़ वाकई में नाजायज़ कर रहा हो तो आप आमिर भाई से रब्ता कर सकते हैं, आमिर भाई से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा बुशरा, जैसे मैंने अभी मोहसिन भाई से बात की कि ब्रांड्स की हमारे यहाँ एक जहन में चल रहा होता है कि जी ये ब्रांड पहना हुआ है तो ये कोई ऊंची वो है, इसने ये ब्रांड पहना हुआ है कि नीची, ये हमारे माशरे को उसने कितना तबाह कर दिया है। अगर मैं आज से काफ़ी साल पहले चले जाता हूँ अपने दौर में, तब कोई इतने ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते थे, ब्रांड ही कम होते थे। अब ब्रांड से हम किसी की पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। ये तो मैं समझती हूँ कि कलमी है। मैं समझती हूँ कि इंसान को अपनी शख्सियत इतनी स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए कि वो कुछ भी पहने तो वो ब्रांड बन जाए। बिल्कुल। आजकल ख़वातीन में जो एक दौड़ लगी हुई है, ब्रांड्स नहीं पहनेंगे तो उसको जज किया जाएगा। बहुत कहते हैं शख्सियत के सबसे निचले तबके की मैं समझती हूँ कि ये आदत है। एंड आप किसी को जज नहीं कर सकते। आप ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ब्रांड्स नहीं पहनता हो, मे बी उसके जो डेफिनेटली उसकी बहुत सारी ऐसी खसूसियात हों जो आपके अंदर नहीं हो। तो वही है कि शख्सियत पे डिपेंड करता है। आपकी शख्सियत आपको अपनी शख्सियत पे भरोसा होना चाहिए। आपको ब्रांड्स का मोहताज नहीं होना चाहिए कि अगर हम ये पहनेंगे तो हम बहुत, सोशल मीडिया का इसमें बहुत अहम किरदार इसमें अदा किया गया है। ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर ब्रांड्स पहन के अगर वो पिक्चर्स पोस्ट करेंगी तो मे बी उनको बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट होंगी या उनको बहुत ज़्यादा जो है वो खाने से लेके कपड़ों तो और गाड़ी से लेके मोबाइल तक सारी पिक्चर्स आई हुई होती हैं। बिल्कुल, और एक दफ़ा पहन लिया तो दोबारा रिपीट नहीं करना क्योंकि ये देख चुके हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स की निशानी है। अच्छा, आप क्योंकि एजुकेशनिस्ट भी हैं, ये चीज़ अब बच्चों में भी कितनी आ रही है? बच्चों में भी ये हो गया है कि जी हमारे पास तो ये वाली गाड़ी है, आपके पास ये वाली गाड़ी है। इससे माशरे में एक जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, छोटे से बच्चे के जहन में ये बातें आ गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह के केसेस जो मैं डील करती हूँ समटाइम्स मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो बाइक्स या रिक्शा में स्कूल का सफ़र तय करते हैं तो इवन वो मेरे पास आते हैं कि मिस बुशरा हमसे कोई बात नहीं करना चाहता क्लास में। सो आई यूज़ टू आस्क दैट व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो वो कहते हैं कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि आज तो हमने तुम्हें बाइक पे आते हुए देखा, आज तो हमने तुम्हें रिक्शे में आते हुए देखा। तो आई यूज़ टू डू देयर काउंसलिंग कि इंसान की शख्सियत मैटर करती है, ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें। इवन सिर्फ एक बच्चे की काउंसलिंग नहीं होती, इसमें पूरी क्लास की काउंसलिंग की जाती है। मैं एग्जांपल्स दे के बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि अगर कोई घर से नाश्ते में अंडा पराठा लेके आता है तो उसको भी जज के वी आर ब्रिंगिंग नगेट्स, वी आर ब्रिंगिंग द न्यू लंच बॉक्सेस। तो इस पे भी बच्चों को बुली किया जाता है और जज किया जाता है बाकायदा। ये चीज़ हमारे तो माशरे ये को बहुत गलत तबाह चीज़ कर रही है भाई। ये तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है ना, जो आपके पास अगर अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और आपका बच्चा अच्छी गाड़ी में आ रहा है तो उसको थोड़ा सिखाएं कि बेटा ये गाड़ी किस तरह आई है, किस तरह मेहनत की जाती है। बच्चों की ये काउंसलिंग नहीं हो रही। और ये इन्होंने बहुत सही बात की है कि टिफ़िन बॉक्स में से अगर अंडा पराठा निकल आए तो मजाक बन जाता है और फिर वहाँ से बच्चे का दिमाग जो है ना वो छोटा होने लगता है। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो इस चीज़ को और ज़्यादा वो लेके आगे की तरफ जाते हैं और एक बच्चे होते हैं पीछे की तरफ आते हैं। हो सकता है कि जो बच्चा बाइक पे सफ़र कर रहा है आगे जाके वो आपसे ज़्यादा कामयाब। हाँ, ये ऐसी बहुत मिसालें हैं भाई कि उन्होंने बाइक से सफ़र शुरू किया। अपने आप को बेटा ऐसा बनाओ, जो भी बच्चे देख रहे हैं कि 100 रुपये वाला चश्मा पहनो लेकिन अगला बोले यार ये इसने 5000 से कम का नहीं पहना। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ, चीज़ों से कुछ नहीं होता। लाइट हाउस से शॉपिंग करो, बेस्ट है, कोई मसला नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है। आमिर भाई, हमारे यहाँ केसेस कुछ बहुत लंबे चलते हैं जिसमें एक केस होता है प्रॉपर्टी का। ये वजह क्या है कि इसके फैसले तब हो रहे होते हैं जब उनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं। ये कौन लेट करता है? ये वकील लेट करते हैं, जज साहिबान लेट करते हैं, या कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? हमारे पास जजेस की तादाद कम है। कराची शहर इस टाइम पे मेरा ख्याल है कम से कम 5 से 6 करोड़ की आबादी का शहर है, सही।
और आपको जो टोटल जजेस जो डील कर रहे हैं सारे शहर को, मुश्किल से 400 450 है। अब आप अंदाज़ा कर लें। इस वजह से केस लेट हो जाते हैं। और प्रॉपर्टी Definitely, केसेस में फिर मैंने आमिर भाई उसमें- ये भी सुना है ना कि वो पेपर किसी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, अगली तारीख फिर अगली तारीख। वेरिफिकेशन होता है, समटाइम्स फिर बुकला की साइड से डिले टैक्टिस हो जाती है। फिर इसमें लेंदी प्रोसीजर है, हर एक इशू पे एप्लीकेशन आ सकती है कि भाई ये फिर वो एप्लीकेशंस चैलेंज होती हैं ऊपर हाई कोर्ट सेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक, फिर रिमांड बैक लिटिगेशन। तो इस वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। इस वजह से होते हैं और लोग बोलते हैं जी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अभी आमिर भाई से हम ये भी सवाल करेंगे तारीख पे तारीख क्या होती है और क्या तारीख लेने की भी कोई ट्रिक होती है। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है और जो मारवी ने मलाई बोटी बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है। अब हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। मोहसिन भाई वैसे तो आपने वाली खाई होगी जो सीख वाली होती है अमूमन, ये जो इन्होंने आज पॉट में बनाई हो कैसी लगी आप? थोड़ी यूनिक लगी उससे, और यानी कि अच्छी ही लगी, बल्कि मैं सोच रहा कि कढ़ाई में शायद मुख्तलिफ कैसी होगी, लेकिन टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। आमिर भाई आप बताइए, अच्छा बना हुआ है। क्योंकि आप तो आमिर भाई खाते रहते होंगे, अलग अलग जगहों पे जाते रहते हैं, तो ये पॉट की बनी हुई कैसी लगी आपको मलाई बोटी? अच्छी है? अच्छी बनी हुई है। अच्छी बनी है। बुशरा आप बताइए। बहुत मज़े की बनाई है Thank you आपने, so हर much. चीज़ Thank बहुत you. बैलेंस्ड है। Thank और you. सबसे अच्छी बात इसकी है कि बहुत क्विक रेसिपी है। हाँ क्विक रेसिपी है बहुत ये, मज़े की। बिल्कुल। ये क्विक बना दी और बहुत जल्दी अभी अपना इंशाल्लाह रेस्टोरेंट खोलेंगी, फिर सबको great. बुलाएंगी। अभी जी, आपके जी, साथ बिल्कुल। इतने सारे मेहमान मिल रहे हैं तो इनको आपको पहली दफ़ा तो फ्री में खिलाना होगा। सबको खिलाऊंगी फ्री में। हाँ पहली दफ़ा मैं इतना हाँ, बर्डन पहली नहीं डाल रहा दफ़ा। आप पे, इतना बर्डन नहीं डाल रहा कि हर दफ़ा फ्री में। कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे कोई दोस्त हैं ना, उन्होंने रेस्टोरेंट खोले तो कुछ दोस्तों ने समझ लिया कि वो उनके घर का रेस्टोरेंट है, इतने इतने लोग लेके जा रहे होते हैं, तो भाई एक दफ़ा होता है फ्री में, एक दफ़ा होता है। आमिर भाई वैसे आप मुझे ये बताएं, आपने कभी कुकिंग की है अपनी लाइफ में या नहीं की? कुकिंग की है? क्या बनाया आपने खाने में? कढ़ाई बना ले तो वो आसान है। अच्छा, ये बड़ी बात है कि इस वकालत के साथ साथ कढ़ाई। अच्छा आमिर भाई एक सवाल मेरा रह गया था, ये हमने अक्सर डायलॉग सुना है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये कोई वकीलों की टेक्निक होती है तारीख लेने की? क्या तरीका क्या होता है तारीख लेने का और क्यों इतनी तारीखें मिलती हैं? उसमें डिफरेंट रीजंस होते हैं और उस समटाइम्स जो सा होता है स्टेजेस होती हैं। कुछ स्टेजेस होती हैं वो केस चलने की नहीं होती, वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस होती हैं जिसमें जैसे अगर सिविल है तो नोटिस इशू होगा, फिर अदर साइड आएगी वो वकालतनामा फ़ाइल करेगी, वकालतनामा फ़ाइल करने के बाद वो फिर रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल करेगी, रिटन स्टेटमेंट के बाद इश्यूज़ फ्रेम होंगे, फिर इश्यूज़ के ये एक तो बस वो तारीख पे तारीख, तारीख पे बस। तारीख, ये हम सुनते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे। भाई इंसाफ मिलता है लेकिन तारीखें भी मिलती हैं, ये जहन में रखें, तारीखें मिलती रहती हैं। अच्छा आमिर भाई आप वैसे बचपन में कैसे थे, किस तरह के थे आप? आपको बचपन से ही शौक था वकील बनने का या कोई और प्रोफेशन जहन में सोचा हुआ था कि बड़े हो गए ये बनूंगा, बना वकील गए माशाल्लाह और इतने बड़े वकील बन गए? नहीं सोचा था वकील बनूंगा, तो क्या सोचा था फिर आपने? कुछ भी नहीं सोचा था। कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आमिर भाई के बारे में आपको बताऊं, अभी ये आपको बड़े ज़रा शाये से लग रहे हैं, लेकिन अगर आप कभी कोर्ट चले जाएं, जो जो इनको जानता है उनको, आप कोर्ट चले जाएं तो जो इनके माशाल्लाह भरम है अदालत में, जो इनके कोर्ट में भरम है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये आपको शाये लग रहे हैं। और जितने वकला हमारे हैं या जो इनको जानते हैं जितने, उनको तो पता है आमिर भाई क्या है। तो मैंने कहा नाजरीन को ये बता दूं कि भाई अदालत में माशाल्लाह हमारे आमिर भाई के बहुत भरम है, और हमें भी कोई काम पड़ रहा है तो फिर हम आमिर भाई का नाम लेते हैं। आमिर भाई को जानते हो, तो ये बड़ा चलता रहता है। बुशरा आप कैसी थी बचपन में, कितनी शरारती थी आप? मैं बहुत ज़्यादा शरारती और अब आप बच्चों को बोलती होंगी बेटा शरारत नहीं किया करो, बुरी बात है। थी। मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि ऐसी शरारतें करें जिससे किसी का नुकसान ना हो। ऐसी शरारतें होनी चाहिए जिसमें यह है कि आप किसी का नुकसान ना करें, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो आपने बचपन किस को तरह की enjoy शरारतें की थी वो तो बताएं। मेरे ख्याल में मैंने लास्ट ट्रांसमिशन में भी अपनी शरारतों को हाईलाइट किया था। भूल गए लोग, अब लोग चाह रहे दोबारा हाईलाइट करें आप। मैंने इस तरह की शरारतें की हैं, जैसे ईद उल अज़हा के मौके पे, जैसे जब गाय बकरे लोगों के वगैरह आते बकरे तो खोल लोगों के देती थी आप? बकरे में खोल देती थी ओह, और भाग जाते थे बकरे, और फिर मैं उन्हीं को जाके बता रही थी आपका बकरा भाग गया। तो जिन जिन के बकरे भागे थे वो ये थी उसके पीछे, आज ये राज खुला है। आमिर नवाज बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई कराची का एक बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम इस वक्त चल रहा है और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जब पकड़े जाते हैं तो पहले भी वो 2-2, 3-3 केसेस में बेल पर बाहर होते हैं। कहाँ आप समझते हैं प्रॉब्लम होती है? क्या आवाम नहीं जाती है उनको पहचानने के लिए, FIR नहीं कटवाते हैं कि जिसकी वजह से ये 2-2, 3-3 दफ़ा बेलें लेके बाहर आते हैं और फिर यही काम करते हैं? देखें ये बेसिकली कंसिडर होता है क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, और कोर्ट्स का इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एंड हार्ड व्यू है।
और जो भी बंदा बेल पे होगा एटलीस्ट उसका कंप्लेनेंट ज़रूर चला हुआ होगा। या तो वो कंप्लेनेंट आया नहीं होगा, और अगर आया होगा तो उसने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, और इन केस में अगर उसने आइडेंटिफाई किया होगा तो उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया होगा कि जो उसकी स्टेटमेंट से कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहा होगा। इस सूरत में जो उनसे है वो फिर होता है। अदरवाइज़ जो उनसे जितना भी स्ट्रीट क्राइम से रेलिवेंट केसेस हैं हमारी कोर्ट्स में, कोर्ट्स के बहुत स्ट्रिक्ट व्यू है। अच्छा, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कितना रोल होता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर कोई शरारत कर दे, कुछ ऊपर नीचे करे, तो इनको उधर भी एडवांटेज मिलता है कि कंप्लेनेंट को इतना डरा दो कि वो आए ना खुद ही? नहीं, हमारे ये वैसे भी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट है। अभी एक बहुत सीरियस मैटर था, मैं आपको उससे रेलेवेंट बताता हूँ कि एक बंदा था, उस सोशल मीडिया में उनकी एक पंजाब से लड़की को ट्रैप करके कोई बंदा यहाँ ले आया। तो वो स्ट्रॉन्ग बंदा था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा था। तो मतलब उस बंदे से जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे वाकई में हैरत हुई। तो उसने कहा कि मुझे बस हमें बच्ची दिला दो, हम कार्रवाई नहीं चाहते। हाँ, यही लोग कहते हैं। सही है। तो उसको मैंने कहा अगर आप जैसे लोग भी आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे और इस तरीके के मामलात में, क्योंकि बच्ची को ब्लैकमेल करके बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, वो लेके आया था घर से भगा कर, और बहुत सारी चीज़ें थी, पैसे उससे डिमांड किए हुए थे। और वो मैंने कहा कि अगर आप जैसे लोग नहीं हिम्मत करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं बस जो हो गया ख़त्म, आगे चलो। हम आदी हो गए हैं आमिर जुल्म भाई, सितम प्रोसीजर बर्दाश्त करने लेंथी होते हैं कोर्ट्स के। रीज़न क्या होता है कि हम प्रोसीजर से डर जाते हैं? थाना, कोर्ट, कचहरी, इससे लोग इतना डरते क्यों हैं? किसी को बोल दो थाने गए हो, बोलता है अल्लाह ना करे, अदालत गए हो, बोलता है अल्लाह ना करे। नहीं, हमारा जो मैं देख रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट, हम बोलते हैं सही है, चलो दफ़ा करो, आगे चलो, क्या ज़रूरत है फटीक में जाने की, हाँ, लंबा हो जो जाएगा। हो गया, छोड़ो। कुछ कहीं डर भी जाते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एवॉइड करते हैं, वो बोलते हैं कि छोड़ो। फिर कोर्ट का प्रोसीजर इन केसेस में नहीं है लेंदी। जहाँ था मैंने आपसे कहा, ये इस तरीके के जो सीरियस इश्यूज़ हैं उस पर कोर्ट्स कंसर्न हैं, और कोर्ट्स बहुत हार्ड हैंड से उसको डील करती है। लेकिन जो मुद्दई है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, या पुलिस जैसे अभी रूटीन में हमारे ये है कि अभी बंदा पकड़ा गया है 9 बजे, एफआईआर कट रही है रात को 2 बजे, उस दौरान भी तो कितनी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा वो अगर हम भी लोग करना मिलके पड़े। इसको परसू करें तो ये लेकिन मसला हल हो सकता है। लेकिन इसमें पुलिस वगैरह सब अपनी जगह, इस तरह के केसेस में जो मेजोरिटी है वो कंप्लेनेंट इंटरेस्ट। कंप्लेनेंट जी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम मास्टर से वाकई में इन चीज़ों का खात्मा चाहते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आप कोर्ट जाएंगे, आपको फील होगा टाइम ज़ाया हो रहा है, लेकिन ये टाइम ज़ाया हो रहा है जो हम सोचते हैं ये किसी और के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब ये मुजरिम जो भी है, जब ये बंद हो जाता है ना, तो फिर बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है। तो कंप्लेनेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोहसिन भाई, आज के जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसके हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल-मुस्लिमुल अखुल मुस्लिम, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कभी भी भाई अपने भाई के लिए नहीं सोचेगा कि ये अच्छा ना खाए मैं अच्छा खाऊं, ये अच्छा ना पहने मैं अच्छा पहनूं, या मेरे जो है वो मामला ठीक रहें, मेरे भाई के मामला ठीक ना रहे। तो अल्लाह ने हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाया है। तो इससे मुराद ये कि जो आप खाना पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए पसंद करते। तो इतनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना फरमाएं कि दूसरे के लिए वो माल लेना जो है ना वबाल बन जाए, और वो बेचारा अपने बच्चों को वैसे ही रोज़ा खुलवाए जैसे कि आम इंसान बड़ी मुश्किल से खुलवाता है। तो ख़ुद भी खाइए, दूसरों को मौका दीजिए, ताकि ये अख़ुवत का पैगाम जो अल्लाह ने हमें दिया है हम इस पर अमल कर सकें। और जितना भी खाइए हलाल का खाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जितना बिल्कुल। खाएं हलाल का खाएं। बुशरा, कोई पैगाम आप देखने वालों को देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगी कि हमें दिखावे से ज़्यादा ऐसे काम करने चाहिए। दिखावा देखें, शो ऑफ करने से लोगों के अंदर हिरस पैदा होती है। तो क्या हम अपने अंदर ये तब्दीली नहीं लेके आ सकते? क्योंकि दूसरों को कॉम्प्लेक्स करने के बजाय हमें ये चाहिए कि सबको साथ लेके चलें। हमारे घर जो लोग काम करते हैं, हमारा मेड तबका हो गया, बराबरी का मामला अगर नहीं फरमा सकते तो कम से कम यह है कि उनको शफ़क़त के साथ उनके साथ पेश आएँ, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करें, जो ख़ुद खाएँ उनको खिलाएं, अच्छे से अच्छा उनके लिए करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें। बिल्कुल जी, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें। हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे दिखाने की नहीं होती, उससे नज़र भी लगती है, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आमिर भाई, कोई पैगाम देखने वालों को वकला बरादरी की जानिब से? हम यही कहेंगे कि जो बार एसोसिएशन, क्योंकि बार की एक ज़िम्मेदारी
सोसाइटी से भी रेलेवेंट होती है। आपको जहाँ लगे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आप अपना कदम बढ़ाएं। किसी भी लेवल पे हम इस चीज़ को अगर ख़त्म करने में बाहर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो हम ज़रूर करेंगे। जज़ाकल्लाह। बात हो रही थी आज ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी के हवाले से। आप देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जी आप ये सोचते हैं ना कि वक्ती तौर पे आपने पैसा कमा लिया। पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता। अगर पैसे से सब कुछ हो रहा होता तो कोई मरता भी नहीं और कोई जो है वो परेशानियाँ भी नहीं देखता। अमीर से अमीर आदमी परेशान है, अमीर से अमीर आदमी को भी जाना ज़मीन के अंदर ही है। तो कोशिश करें जितना कमाएँ वो हलाल कमाएँ, और ख़ास तौर पे वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी या फिर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वैसे 11 महीने जो आप करते हैं उसका तो हिसाब देना है, लेकिन इस महीने की ये ख़ासियत है, नेकी करोगे तो 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। अब आप ये सोच लें कि जो आप गलत काम करेंगे उसका कितना गुना आपको ज़्यादा मिल रहा है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशिस्त में आए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह कामयाब करे। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।